शर्जील मेमन इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं। कल जो ईरान पर अटैक हुआ है उसकी शदीद अल्फाजों में अपनी तरफ से, असम्बली के मेंबरान की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से सख्ती से उसकी मजम्मत करते हैं। सर शुक्रिया, सब ने बहुत तफसीली बात की है, हर महकमे ने अपने बारे में बात की। मैं भी कोशिश करूंगा कि पॉइंट पे रहूं। सर, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध जिसका काम है कि पब्लिक तक अवेयरनेस पहुंचाना, जो हुकूमतें कर रही हैं उसकी भी, और जो टाइम टू टाइम जो चीज़ें पब्लिक तक अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए, और फिर हमारे इसमें डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं। सर, पहले तो एक जो इस साल में हमने नई चीज़ एक शुरू की हुई है, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की खुसूसी हिदायतों पर एक ऐप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने बनाई है, आई वर्क फॉर सिंध। और ये ऐप जो है, ये विजन था चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, और इसको बनाने हमने रिसेंटली बनाई है, और इसको बनाने 14 मार्च 2025 को ये ऐप बनी, और उसमें अभी तक 72 लाख लोग जो हैं वो इस ऐप को विजिट कर चुके हैं आपके सिंध के, जिसमें से 1,27,012 अफराद रजिस्टर हुए हैं एज ए कैंडिडेट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स, और 12,310 जॉब्स जो है उसकी पोस्टिंग हम वहां पे कर चुके हैं उस ऐप में। 17,934 जो है जॉब एप्लीकेंट्स जो हैं वो सबमिट हुई हैं वाया दिस प्लेटफॉर्म, और 9,234 स्किल्ड लेबर ने अपने आप ही रजिस्ट्रेशन कराई है। ये सिर्फ ग्रेजुएट और पढ़े लिखे जो आला तालीम याफ्ता लोगों के लिए नहीं है, इसमें हमने कहा जो स्किल्ड लेबर भी है उसको भी कहें शामिल हो। और उसमें जो मेन ये चीज़ थी कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी हमने इन्वॉल्व किया कि आप भी अपनी अपनी नौकरियां उसमें डालें, ताकि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म हो, किसी कोई भी बेरोजगार आदमी है, और अगर वो प्लम्बर भी है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा इंजीनियर भी है, किसी ने मास्टर्स भी किया हो, या कोई प्लम्बर भी है, वो अपने आप को रजिस्टर कराए, और फिर उसमें प्राइवेट सेक्टर ने और गवर्नमेंट सेक्टर वो अपनी नौकरियां और अपनी वो सारी पोजीशंस वहां पे पोस्ट कर रहे हैं। उस वजह से हमें ये फायदा ये हुआ है कि लोगों का एक्सेस बढ़ रहा है, और रोजाना अब हम गवर्नमेंट की कोई भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, किसी भी गवर्नमेंट के को अर्जेंट भी जरूरत पड़ जाती है, तो जैसे ही वो पोस्ट करता है फौरी जवाब आ जाता है उसका, तो इसकी एक फायदा हुआ है। अब इसमें हम AI पावर्ड CV बिल्डर्स भी डाल रहे हैं, स्मार्ट जॉब रिकमेंडेशन भी डाल रहे हैं, ऑटोमेटेड जॉब अलर्ट भी डाल रहे हैं, ताकि अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और आपकी मर्जी की जॉब, आपकी क्राइटेरिया की जॉब आ गई, तो फौरी तौर पर आपको अलर्ट आ जाएगा कि जी आपको वो पोर्टल आपको अप्रोच करेगा कि जी आपके लिए जॉब अवेलेबल है। सर, थोड़ा हाउस एंड ऑर्डर करवा दें। अच्छा, दूसरा सर, इसमें हमने जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स को आपस में कनेक्ट किया है। सर, इसके अलावा गवर्नमेंट ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की मर्जी से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ जो है एसोसिएशन जो हैं उनको ग्रांट्स भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट देता है, तो उसमें दी है टोटल कोई 29 करोड़ रुपए की, 29 करोड़ 70 लाख रुपए की ग्रांट्स जो हैं वो हुकूमत सिंध मुख्तलिफ जर्नलिस्ट बॉडीज को दे रही है। उसमें पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रेस फोटोग्राफर भी है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ APNS एंड मेंबर ऑफ पब्लिकेशंस, इंडोमेंट फंड है CPNE का, कराची प्रेस क्लब, हैदराबाद प्रेस क्लब, डिजर्विंग जर्नलिस्ट के लिए हेल्थ वेलफेयर सपोर्ट भी गवर्नमेंट करिए, सखर प्रेस क्लब, लाड़काना प्रेस क्लब, नवाब शाह प्रेस क्लब, मीरपुर खास प्रेस क्लब, इंडोमेंट फंड फॉर HUJ हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, और इंडोमेंट फंड ऑफ कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इंडोमेंट फंड ऑफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इंडोमेंट फंड ऑफ सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सिंध न्यूज़पेपर सोसाइटी, सिंध पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन, सबको मिला के तो 29 करोड़ रुपए की हुकूमत सिंध जो है ग्रांट भी करिए। सर, हमारा काम यह है कि हम बताएं कि जो हुकूमत क्या कर रही है। जाहिर है मुख्तलिफ तरीके होते हैं, गवर्नमेंट इश्तिहार भी देती है, इश्तिहारों के जरिए भी बताया जाता है कि जो हुकूमत क्या क्या काम कर रही है, कौन कौन सी अचीवमेंट है, लेकिन सर फिर भी परसेप्शन को और लोगों को क्लियर करने के लिए हम जब ये बाहर किसी दूसरे सूबे में बात करो तो लोग बोलते हैं यार ठीक है ये सही है, लेकिन जो सिंध में हो रहा है वो हमें कैसे देखें। तो हमने क्या किया सर, लास्ट ईयर हमने लाहौर प्रेस क्लब के पूरे वफ्द को बुलाया, इस्लामाबाद से नेशनल प्रेस क्लब के वफ्द को बुलाया, और पेशावर प्रेस क्लब के वफ्दों को बुलाया। इनको हमने पूरा सिंध सर विजिट करवाया, और पूरा सिंध विजिट करवाने के बाद
इन्होंने यहाँ पे थरकोल के प्रोजेक्ट्स भी देखे, इन्होंने हमारी हॉस्पिटल्स भी देखी, इन्होंने हमारे सिंध में जो है जितने भी सिंध में डेवलपमेंट हुई देखी। और सर उन्होंने फिर अपनी ज़बानी जो मुख्तलिफ अखबारों में आर्टिकल्स लिखे या मुख्तलिफ उन्होंने जो यूट्यूब के बने, जो यूट्यूब में अपने प्रोग्राम्स करते थे और उन्होंने अपने चैनल्स पे बैठ कर चलाया और उन्होंने पूरे पाकिस्तान को बताया कि हम सिंध में ये चीज़ें देख के आए जिसका हमें पता भी नहीं था। वो चीफ मिनिस्टर साहब से भी उन्होंने टाइम लिया और चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिले और उन्होंने कहा कि जब हम थर का जिक्र समझते थे, हम समझते थर सिर्फ रेगिस्तान होगा, रेत होगी और वहां पे सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट होगा, लेकिन जब हम खुद थर पार्कर में गए और हमने बाकी पर लगे तो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सिंध के बारे में चेंज हो गया। हमारी जो परसेप्शन थी थर पार्कर के बारे में वो चेंज हो गई कि थर पार्कर अब वो थर पार्कर नहीं है, वो सिर्फ डेजर्ट नहीं है। थर पार्कर एक वो जगह है जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान को बिजली फराहम कर रहा है। थर पार्कर वो जगह है जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का विजन था और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने और हमारे दोनों चीफ मिनिस्टर साहबान ने, सईद कायम अली शाह साहब ने और सईद मुराद अली शाह साहब ने मिलकर उस थर पार्कर को ऐसा बना दिया कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त जो है वो थर पार्कर पे और थर पार्कर के कोयले पे। तो वो उन सारे जर्नलिस्ट ने जो कि कराची से, लाहौर से और पेशावर से और इस्लामाबाद से वो आए हुए थे, उन सब ने जब वो विजिट किए तो उन्होंने खुद विटनेस किया कि सिंध में जो रिकॉर्ड तरक्की हुई है उसकी और कोई मिसाल नहीं मिलती। सर इस बार हमने जो है फिल्म और हुकूमत सिंध ने फिल्म और ड्रामाज के लिए जो है वो कहा कि जी हुकूमत फिल्म और ड्रामा बनाए। सर ये फेडरल गवर्नमेंट ने भी पैसे रखे, इसी गवर्नमेंट में सर फेडरल गवर्नमेंट ने भी पैसे रखे, सिंध हुकूमत ने भी पैसे रखे, पंजाब गवर्नमेंट ने भी पैसे रखे कि हम फिल्म और ड्रामा सर फिल्म और ड्रामा जो है उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने भी पैसे रखे, फेडरल ने भी रखे, सिंध गवर्नमेंट ने भी रखे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत उन प्रोजेक्ट्स को गो थ्रू कर चुकी है। अभी तक ना फेडरल गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट कर सकी है ना पंजाब गवर्नमेंट कर सकी है। वो लोग प्रोसेस में हैं लेकिन गो थ्रू नहीं कर सके हैं। हमारे स्क्रिप्ट्स रेडी हो गए सर, क्योंकि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में सिनेमास बंद होते गए हैं। जितने सिनेमास थे वो प्लाजा बन गए। हमारे पास पाकिस्तान में मूवीज ड्रामास बनते नहीं है, ड्रामास बनते जो कि प्राइवेट चैनल दिखाने लगे, मूवी हमने उसको रास्ते बंद कर दिए, सिनेमास खत्म हो गए। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात नहीं कर रहे, ये नैरेटिव की बात है। वेरी अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि आपका दुश्मन मुल्क भारत, इस हद तक वहां पे फिल्में बनती हैं और वो फिल्में झूठी बनती हैं। आप देखें एयरफोर्स में आपको भारत में कुछ 4 मूवी 5 मूवी दिखाएंगे, रिसेंटली भी दिखाएंगे, जिसमें वो अभिनंदन को भी हीरो दिखाते हैं कि अभिनंदन ने भी जो आके वो बहुत बड़ी जंग फतेह कर ली थी। तो वो जो झूठ है, वो नैरेटिव जो है, वो अब मूवीज और ड्रामास के एंटरटेनमेंट के जरिए वो फैला रहे हैं। इस वक्त भी रिसेंटली आपने एक तारीखी जंग जीती है, अल्हम्दुलिल्लाह भारत को तारीखी शिकस्त दी है। भारत को तारीखी शिकस्त देने के बाद पूरी दुनिया को पता है भारत हारा है। इस वक्त 111 मूवियां बन रही हैं भारत में और वो मूवीज में क्या दिखाएंगे कि पाकिस्तान जो है हारा है और भारत जीता है। तो भारत सिर्फ ये जंगें फिल्मों में ही जीत सकता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो अपने नैरेटिव पे कितना काम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत अपने नैरेटिव पे काम कर रहा है थ्रू मूवी इंडस्ट्रीज। हमारे पास पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमने वो काम नहीं किया। तो इसलिए अब हमने जो सिंध गवर्नमेंट ने शुरू किया है, मैंने आपको बताया कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी शुरू किया, पंजाब ने भी शुरू किया, लेकिन हम उन सबसे आगे हैं। और हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए भी, इस साल के लिए भी चीफ मिनिस्टर साहब ने उसमें पैसे रखे हैं। तो हमारी कोशिश होगी अब हम भी अपने नैरेटिव बेस्ड इस तरह की मूवियां बनाएं जिसमें लोगों को, पूरी दुनिया को बताएं, क्योंकि ये मूवीज जो होती हैं ये आपका एम्बेसडर होती हैं जो कि इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस में लगती हैं। और अगर इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस में भी ये नैरेटिव वो बेच रहे हैं जो कि झूठा नैरेटिव है, तो आपका सच्चा नैरेटिव भी आना चाहिए। तो इसलिए उसको खास तौर पर जो है गवर्नमेंट ने कोशिश की है। सर इसके अलावा हम जो फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे चलती हैं उसके लिए एक डेडिकेटेड एक न्यूज़ रिपोर्टल सेल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने बनाया है और उसकी एक अलग ऑफिस बनाई। अब जो भी हुकूमत, क्योंकि फेक न्यूज़ आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे फैलाई जाती हैं, तो फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए हुकूमत सिंध ने उस पर एक सेंटर बनाया जो उस पर काम कर रहा है। सर मैं आऊँगा महकमा ट्रांसपोर्ट पे। सर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है
वो बरसा बरस से अपनी कैपेसिटी के अंडर काम कर रहा था। और आप भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं, आपको पता है ये MVIs वगैरह, पूरे सिंध में 2 MVI होते थे, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, पूरे सिंध में 2, जिन्होंने पूरी गाड़ियों को जो है करनी थी। तो इसको हमने कोशिश की कि इसको थोड़ा बेहतर करें, अपने पैरों पे खड़ा करें। MVI को डिजिटल मॉड्यूल जो है वो 10 मई से हमने 2025 से इसको शुरू किया है, जिसमें वेब एंड मोबाइल ऐप्स जो है वो व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट उसके जरिए भी दिए जा रहे हैं। इंस्पेक्शन को जो है उसमें हमने अब मशीनरी के जरिए इंस्पेक्शन करना, ये नहीं कि बस किसी ने आके देख लिया, बोले गाड़ी स्टार्ट करो, रेस लगाओ, एक्सीलेटर दबाओ, धुआं आ रहा है नहीं आ रहा है गाड़ी, तो उसके लिए मशीनरीज के लिए भी हमने कुछ सेंटर्स कायम कर दिए हैं। और हमारा उसमें कोशिश ये है कि हम अपनी PTA को, RTA को और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट RTAs हैं इनके फील्ड ऑफिसर्स को और इन सबको मिला के जो है हम इसको डिजिटलाइज थोड़ा जल्दी कर लें कि इससे एक तो गाड़ियाँ फिट हों, हादसा कम हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। क्योंकि जब ये गाड़ी फिट नहीं होगी तो हादसे भी होंगे। आपको हाईवेज में चलते हुए नजर आता होगा कि अचानक बसों के टायर चलते हुए आ रहे होते हैं, ट्रकों के टायर जो है बस होकर आ रहे होते हैं, या वो उनकी गाड़ी फिट नहीं होती, या कभी कभी एक्सीडेंट होता है, ये गाड़ी की कमानी टूट गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो डेफिनेटली उस पर थोड़ी सख्ती कर रहे हैं। हमने कमर्शियल गाड़ियों पे तो के लिए सेंटर्स बना दिए। जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको हम लोग कर रहे हैं कि जी वो हमारे पाकिस्तान में जो कार के जो मैन्युफैक्चरर्स के जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं उनके जरिए करें, लेकिन गाड़ी फिट होना सबकी लाजमी है, क्योंकि ये आप अपने लिए भी एक अजाब पाल रहे हैं और अगले के लिए भी जान का खतरा है। तो उसके लिए महकमा ट्रांसपोर्ट काम कर रहा है। और ऑटोमेशन ऑफ PTA RTA मैंने बताया, उस पर भी काम हो रहा है। और सर 2024 और 25 में ही हमने जो फिटनेस सर्टिफिकेट पहले हाथ से इशू होते थे, और वो इस तरह होते थे कि गाड़ी देखी नहीं देखी, किसी ने आके पैसे दिए और फिटनेस सर्टिफिकेट इशू हो गया। अब हमने उसको उसके QR कोड्स के साथ वो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं और इनको भी डिजिटलाइज कर दिया है। गाड़ी का में अगर किसी के पास QR कोड होगा तो पूरी उसकी डिटेल आएगी, तो जाली बुक छाप के भी कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, और अब जाली सर्टिफिकेट जो है वो भी इशू नहीं हो सकता। तो उस पर हमने बहुत एग्रेसिवली काम किया है। हमारे जो आइंदा के लिए टारगेट है वो है कि जी हम व्हीकल की फिटनेस जो है सेंटर्स को पूरे सिंध में शुरू करें। अभी कराची में हमने शुरू किए, सिंध के हर जिले में हम शुरू करना चाहते हैं, ताकि हर जिले में जो है ये चीज़ हो, व्हीकल की फिटनेस के सिस्टम शुरू हो। सर अब मैं आऊँगा ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट आपके दौर में शुरू हुआ था सर, व्हेन यू वर द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। और ग्रीन लाइन हमारा जो है, ग्रीन लाइन वो हमारा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया था। सर ये ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन जो है ये हमें कोई 1 मार्च को हैंडओवर हुए। ये एक्चुअल जो कैपेसिटी थी इनके बनने की वो ये थी कि 1.25 लाख से 1.5 लाख लोगों को कैटर करेंगे, लेकिन अभी तक ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में जो है वो 50,000 से ज़ायद जो है वो लोग सफ़र नहीं करते रोज़ाना। सर जैसे ही ये सिंध गवर्नमेंट को ये हैंडओवर हुई ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन की राइडरशिप को हम 1 लाख तक लेके जाएं, और उसमें जो हमारा मेन ये है कि जी एक इंटीग्रेशन थी, आपस में ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन को मिलाना था, और हम इसमें शटल सर्विसेज भी चलाना चाह रहे हैं और शुरू कर रहे हैं अभी, कि जिसके ज़रिए हम इन पूरे रूट्स को आपस में इनके ऑगमेंटेशन करें, ताकि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये ज़्यादा वायबल हो, गवर्नमेंट पे सब्सिडी का बोझ भी कम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जो है वो इन फैसिलिटीज़ को एंजॉय करें। सर इसमें जो फीडर रूट्स वो भी ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन में बढ़ाए जा रहे हैं। सर पीपुल्स बस सर्विस आपके दौर में शुरू हुई, आपने ये बसेस, जब आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे आपने ये बसेस मंगवाई, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था आपका ये, और अब जो है उस पीपुल्स बस सर्विस को बढ़ाया भी गया है, मज़ीद बसें भी आ रही हैं। हमने अभी इसमें एक AFC सिस्टम भी शुरू कर दिया है, और उसमें वो कार्ड्स हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका इफ्तिताह भी किया, और उन कार्ड के ज़रिए आप उन पैसों को जो है उन कार्ड्स को
टॉपअप भी करवा सकते हैं और उसको उन कार्ड्स के जरिए आप उन बसों में सफ़र भी कर सकते हैं उन रूट्स पे, और वो आपके कार्ड आपके ATM कार्ड भी हैं। जैसे सपोज आपने 20,000 रुपये टॉपअप करवा लिए, तो अगर आपको कहीं पैसों की इमरजेंसी जरूरत है उसमें 10,000 निकलवा भी सकते हैं आप, और आपको बसों के आपके जो है फेयर्स भी उसमें हो रहा है। और ये पाकिस्तान में से पहले ये ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम जो है पहले कहीं नहीं था, ये हमने शुरू किया है। सर इनिशियली इसमें 4 रूट्स पे भी काम हमारा शुरू हो गया, बाकी इस पर भी हम कर रहे हैं। इस पर जो है राइडरशिप हमारी काफ़ी बेहतर आ रही है पीपल्स बस सर्विस में, और इसको हमने बसों को बढ़ाया है। उसके बाद भी हमने बसें ली, फिर हमने इसके रूट्स बढ़ाए। इस वक्त कराची, हैदराबाद, लाड़कानो, बेनज़ीराबाद, सखर, मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस चल रही है। इंशाल्लाह इस साल हम मजीद इज़ला को भी इसमें ऐड करेंगे और कराची में मजीद बसें जो हैं वो आएंगी। अभी हमने इसमें EV बसेस जो हैं वो शुरू किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये EV बसेस पाकिस्तान की पहली EV बसेस हैं। हमारे काफ़ी दोस्त हमें मिसाल दे रहे थे दूसरे सूबों का कि उस सूबे में ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है, उन सूबों ने अब EV बसेस शुरू किए हैं। और जब उन्होंने अब EV बसेस शुरू की तो उन्होंने अपने इश्तिहारों में और अपने ट्वीट्स में भी लिखा कि पाकिस्तान की पहली EV बसेस हैं वो। फिर हमने उनको करेक्ट किया, नहीं जी, पाकिस्तान की पहली EV बसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने शुरू की थी, आप अब जागे हो। इसी तरीके से सर पीपल्स बस सर्विस में हमने पिंक बस सर्विस शुरू की। पिंक बस सर्विस कराची की पहली पिंक बस सर्विस नहीं है, पिंक बस सर्विस सिंध की पहली पिंक बस सर्विस नहीं है, पिंक बस सर्विस पाकिस्तान की सिर्फ पहली बस सर्विस नहीं है, पिंक बस सर्विस इस खित्ते की पहली पिंक बस सर्विस है जो खवातीन के लिए शुरू की गई है। इस पूरे खित्ते की खवातीन के लिए वुमेन एम्पावरमेंट की, क्योंकि पीपल्स पार्टी की इनबिल्ट एक चिप लगी हुई है पीपल्स पार्टी के जहनों में, जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा हमें देके गई हैं कि हमारी पहली प्रायोरिटी हर प्रोजेक्ट में क्या होती है, वो खवातीन होती है। तो हमारा हर प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का हर प्रोजेक्ट में सबसे पहले जहन में हमारी खवातीन माएँ, बहनें, बेटियां होती हैं। और इसी को आगे लेते हुए सर, इसी को आगे लेते हुए जब हम पिंक बस सर्विस की बात कर रहे हैं तो इस वक्त हुकूमत सिंध शुरू करने जा रही है, जिसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट सब ने बड़ा सपोर्ट किया, पिंक स्कूटर्स। हम खवातीन को मुफ्त में पिंक EV स्कूटर्स दे रहे हैं। अब इस पिंक EV स्कूटर्स कहने में तो यार कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे फिर एक सोच है, इसके पीछे एक जो मंतक है वुमेन एम्पावरमेंट की, वो मैं तो समझाता चलूं दोस्तों को। सर हमने ऐड दिया कि हम शुरू में 1000 सिंध की खवातीन को पिंक EV स्कूटर्स दे रहे हैं। और खवातीन कौन सी, किसी भी खवातीन को मिल सकता है, सिर्फ उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो और उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ये वो प्रूव करे कि वो कहीं जॉब करती हैं या कहीं पढ़ती हैं। सर हमारे पास जो एप्लीकेशन आई, 8000 एप्लीकेशन आई। 8000 एप्लीकेशन में हमें जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस वाले थे वो सिर्फ 145 थे। सिर्फ अब 1000 बाइक्स आपकी रेडी हैं, लेकिन सिर्फ 145 लड़कियां हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। और अब 7000 नई एप्लीकेशंस ट्रैफिक डिपार्टमेंट को मिली हैं जो खवातीनों ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है या उन्होंने वो किया। अब आप ये सब देखें कि और एक खातून जिसने अप्लाई किया उसने कहा कि जी मुझे शौक था बाइक चलाने का, मेरे वालिद साहब को मैंने कहा मुझे बाइक चलानी है, बोला नहीं इजाज़त नहीं देंगे इस मुआशरे में। मेरे भाई को बोला इजाज़त नहीं देंगे मुआशरे में। बोले जब स्कीम आई और ये आपका इश्तिहार लेके मैंने अपने वालिद को और भाई को दिखाया तो उन्होंने सोच के बोला अच्छा अब तुम अप्लाई कर लो। तो आपको इस तरीके से अपने ये चीज़ें चेंज करनी होती है। अगर जब आप देखेंगे आपको शहर में ये 1000 खवातीन नजर आए जो कि चाहे वो डिलीवरी का काम कर रही हों, चाहे वो कॉलेज जा रही हों या अपनी यूनिवर्सिटी जा रही हों या कहीं जॉब कर रही हों, तो आपके मुआशरे में ऐसे ऐसे वो सोच जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाती है। जो हम इनसिक्योर बात जो होती है वो खत्म हो जाती है। हमारे एक दोस्त बैठे थे, इसने सामने ही बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि यार ये यहाँ पे लोग जो है साइकिल मोटरसाइकिल चलाना नहीं महफूज नहीं, आप खवातीनों को मोटरसाइकिल दे रहे हैं। अब वो वही सोच है ना ये कि जो खवातीन को मोटरसाइकिल चलाने क्यों देते, क्योंकि यहाँ पे लोग महफूज नहीं है।
तो ये उस सोच का मुकाबला जो है वो आप इसी तरीके से कर सकते हैं, पॉजिटिविटी के साथ कर सकते हैं। और सर अभी हमने फिर एक और क्या हुआ, एक मशहूर फ्रेंचाइज है, नाम नहीं लेते, हम लेते क्यों, हमने एग्रीमेंट किया है। अच्छा, केएफसी ने कहा कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, हम इसको इस तरह स्पॉन्सर करते हैं कि पूरे सिंध भर के हर जिले में हम ट्रेनिंग सेंटर देते हैं जहां पे हम खवातीन को ट्रेनिंग भी करवाएंगे कि वो बाइक्स किस तरह चलाएंगी। उसके अलावा हम उनको ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई हम करेंगे उनकी तरफ से, और ड्राइविंग लाइसेंस की जो सरकारी फीस होगी वो भी केएफसी ने कहा हम भरेंगे। तो सर ये फर्स्ट टाइम किसी मल्टीनेशनल ने जो है गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट को इस तरह ओनरशिप दी है। इससे पहले मुझे कोई एक प्रोजेक्ट तो बता दे पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी दावे करते हैं कि हम लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया, कोई कहीं पे उनको किसी को स्पॉन्सरशिप मिली हो। सर इसी तरीके से ईवी बसेस की मैंने बात की, अब हम शुरू करने जा रहे हैं ईवी टैक्सीज, और उसमें भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की पहली गवर्नमेंट की टैक्सी सर्विस तरह होगी जो कि ईवी पे होगी, और उसमें भी प्रायोरिटी हम दे रहे हैं अपनी खवातीन माओ बहनों को कि जो खवातीन है उनके लिए पिंक टैक्सी शुरू करें ताकि वो खवातीन ड्राइवर हो। क्योंकि सर हमें हमारे मुआशरे में शिकायतें क्या आ रही होती हैं कि यार ड्राइवर ने बदतमीजी कर ली, पब्लिक सवारी में ड्राइवर ने बदतमीजी कर दी, या लोग जॉब पे नहीं जा सकते, इस तरह के इश्यूज हैं। तो उसके लिए पहले हमने पिंक बसेस दे दी, ईवी स्कूटर्स भी दे दी पिंक, और अब हम ईवी टैक्सी सर्विस शुरू कर रहे हैं जिसमें पिंक टैक्सी शुरू कर रहे हैं। उससे क्या है, खवातीन ड्राइवर होगी। अगर किसी खवातीन ने घर से कहीं जाना है और वो प्रेफर करते हैं मैं खवातीन ड्राइवर के साथ जाऊं, तो उसको और मजीद सिक्योरिटी हो, या अगर बच्चे उनके साथ हैं, ज्यादा फैमिली मेंबर्स हैं, ज्यादा खवातीन है, तो उनके साथ ये सहूलत हो कि वो पिंक टैक्सी भी मंगा सके। तो ये है सोच इस पूरे प्लान की। जी सर, इंशाल्लाह आपने तो नहीं चलने दी, लेकिन हम चलाएंगे। अच्छा, दूसरा सर अब आ जाएं रेड लाइन बीआरटी एंड येलो लाइन बीआरटी पे। इस वक्त रेड लाइन बीआरटी बहुत क्रिटिसिज्म उस पे हो रहा है। मैं खुद मान रहा हूं कि उस प्रोजेक्ट में इश्यूज थे और बहुत संगीन इश्यूज थे। सर ये भी प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ, इसका कॉन्ट्रैक्ट रेड लाइन बीआरटी का हो चुका था, कॉन्ट्रैक्टर्स ने 1 साल तक मोबिलाइजेशन पेमेंट भी ले ली थी, 1 साल तक काम शुरू नहीं किया। और वो शुरू क्यों नहीं किया, और कॉन्ट्रैक्टर्स ने कहा कि जी हमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हमें मुकम्मल तौर पर जो है वो रोड क्लियर मिलना चाहिए, इसे कहते हैं राइट ऑफ वे में मिलना चाहिए, उस पर और कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। जब मैंने चार्ज लिया ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का, तो मैंने कहा भाई इन दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स को 1-1 अरब रुपए मिल चुके हैं और 1 साल से काम नहीं शुरू कर रहे कि हमें राइट ऑफ वे चाहिए। मैंने कहा आप लोग डेजर्ट में काम कर रहे हो, आप लोग किसी और जगह पे काम कर रहे हो कि आपको पूरा राइट ऑफ मिलेगा। ये पूरा अर्बन सिटी है, यहाँ पे जगह जगह पर इश्यूज हैं, आपको और सारे यूटिलिटीज को ट्रांसफर करना, मूव करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। जबरदस्ती उनसे काम शुरू करवाया हमने, क्योंकि हम राइट ऑफ वे नहीं दे सकते थे। इस पूरे 25 किलोमीटर का 24 किलोमीटर का राइट ऑफ वे आप नहीं दे सकते, जब आप ये बिट्स एंड पीसेस में ही राइट ऑफ वे मिल सकता है। हमने काम शुरू कराया। पहला हमारे पास इशू क्या था, क्योंकि सब लोग उस पर क्रिटिसाइज करते हैं, पहला इशू हमारे पास ये था कि जो हमारे बस डेपोज थे उस पर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि बस डेपोज हमें नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि हम किसी को दे चुके थे और वो उस जगह का कॉन्फ्लिक्ट था। फिर उसके बाद इशू क्या आया, सिविल एविएशन ने आधा काम हो गया है, ड्रेनेज लाइंस पड़नी है। सिविल एविएशन ने कहा कि नहीं जी यहाँ पे आप काम नहीं कर सकते, अपनी लाइन पूरी चेंज करो। और भाई क्यों चेंज करो, कि जी वो एक एयरपोर्ट पे अफसोसनाक वाकया हुआ था, उसके बाद हमारे सिक्योरिटी थ्रेट था, आप ये भी चेंज करें वो भी चेंज करें। सिविल एविएशन के इशू वो बैठ के रिजॉल्व करवाए। फिर हमारे पास कार शोरूम्स वाले जो है वो शुरू हो गए जी कि 1-1.5 किलोमीटर उनके सामने जा रहा है, और उन्होंने कहा कि जी ये जो इसको आप ऊपर ले जाएं, एलिवेटेड ले जाएं इसको बीआरटी को, और अगर आप ये एट ग्रिड होगी तो हमारा जो है हमारे कार शोरूम डिस्टर्ब होंगे, उनके इशू उनकी लिटिगेशंस। और उसके लिए मुझे काफी एमपीज यहाँ के साइड के भी उन्होंने भी कहा कि जी कार शोरूम वालों की मदद करें। मैंने कहा यार अगर ये 22 किलोमीटर कराची तो पूरे के पूरा दुकानें और सब चीजें भरी हुई है मेन रोडों पे, अगर एक को देंगे कल को दूसरे भी जाग जाएंगे। इस तरीके के सर बेशतर इशूज हैं, ये तो मैं आधे इशूज बता रहा हूं, बेशतर इशूज थे रेड लाइन के। लेकिन मैं एक बात बता दूं, हमारी तरफ से पीपुल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से एक दिन भी बीआरटी में डिले नहीं हुई है। बीच में डिले हुई, केयर टेकर गवर्नमेंट थी,
केयरटेकर गवर्नमेंट में 9 महीने केयरटेकर गवर्नमेंट थी, एक दिन एक ईंट भी उस पर नहीं लगी। चलते हुए प्रोजेक्ट जब ये यूनिवर्सिटी रोड टूटा हुआ था तो किसी ने एक लफ्ज भी नहीं बोला कि यार ये काम क्यों बंद पड़ा हुआ है। 9 महीने, उस पर बहुत डिटेल में, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं घड़ी की तरफ भी देख रहा हूं, लेकिन इस तरीके से रेड लाइन बीआरटी में जो है वो जेन्युइन इश्यूज थे और उसमें किसी को भी ब्रीफिंग चाहिए, किसी भी एमक्यूएम, जमात इस्लामी, पीटीआई, किसी एमपी को चाहिए ब्रीफिंग, इससे ज्यादा तफसीलात में मैं उनको ब्रीफिंग देने के लिए तैयार हूं। मेरे दफ्तर हाजिर है, आपके बताओ, उनको फिर दिखाऊं एक एक चीज के किस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं दिनों रात ये प्रोजेक्ट आगे चल सके, उसमें इशू थे। लेकिन अच्छा यार, आप फारूक साहब इंटरप्ट ना करें सर, उनकी आदत है, प्लीज, आदत है। हाँ, अच्छा, फिर एक एमपीए साहब थे सर, उन्होंने यहां पे कमेंट पास किया, उन्होंने अपनी सोच और जहन के हिसाब से कमेंट पास किया कि वो खुद सरकारी ठेकेदार है, मुझे पता है। उन्होंने कहा कि जी ये इसलिए डिले किया कि रेट बढ़ जाए। सर, कितनी ये सोच है उनकी, देखें। और हालांकि वो जो सिंध सरकार में कर रहे हैं वो मुझे सब पता है कि सिंध सरकार में वो क्या कर रहे हैं, किस तरह कहां पे उनके कॉन्टेस्ट चले, लेकिन मैं उस पर नहीं आता। लेकिन उनको भी बताने के लिए तैयार हूं कि, और सरदार शाह साहब ने भी उनका जिक्र किया था कि ये शायद उनकी सोच हो सकती है उनके प्रोफेशन में, ठेकेदारी में, कि डिले करो पैसे बढ़ेंगे। हमारी ये सोच नहीं थी, क्योंकि इसके साथ हम येलो लाइन भी बना रहे हैं बीआरटी। जो येलो लाइन बीआरटी बना रहे हैं उसमें जाम सादिक ब्रिज बन रहा है, वो जो हमारी टाइम लाइन है उससे पहले हम कंप्लीट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अगले 15 दिन में, हो सकता है 15 से 20 दिन में वो कंप्लीट कर लूं मैं। उसकी टाइम लाइन हमारी सितंबर अक्टूबर है, फिर मेरी कोशिश है कि 15-20 दिन में वो कंप्लीट हो जाए। तो अगर हमारी ये सोच होती आप वाली कि कामों को डिले करो और फिर अफसरान के पास जाके मिन्नतें करो कि जी इसका रेट बढ़ा दो, ये इस प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ा दो, तो शायद ये होती। तो फिर हमारी येलो लाइन में भी ये सोच होती। येलो लाइन अगर हम टाइम से पहले कंप्लीट करके दे रहे तो हमारी वो सोच आप वाली नहीं है जो आप सोच रखते हैं। सर, उसके अलावा येलो लाइन बीआरटी भी हुकूमत सिंध बना रही है, रेड लाइन बीआरटी हुकूमत सिंध बना रही है। ये अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ कराची के शहरियों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए बनाए जा रहे हैं कि मुस्तकबिल की ट्रैफिक की और सारी सूरत हाल को देखकर कि फ्यूचर में क्या होना है। अभी भी ट्रैफिक की जो कंजेशन है कि यहाँ के शहरियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, अभी ट्रांसपोर्ट की बहुत सारे पॉइंट, लेकिन मैं बाकी पॉइंट पर आ रहा हूँ, अभी मैं फिलहाल इनको भी आगे ड्रॉप कर दूंगा। सर, हुकूमत सिंध पे तनकीद हुई और हमेशा होती रहती है, कुछ लोगों की आदत है तनकीद करना कि, और हुकूमत सिंध में बड़े हम तफसीली तौर पर बोलते हैं ना। सर, एक प्रोजेक्ट जो हुकूमत सिंध बनाने जा रही है, 21 लाख घरों का प्रोजेक्ट, दुनिया की तारीख में कोई एक हुकूमत बना दे, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बता दे जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रही हो, जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत करने जा रही है। और उसमें क्रेडिट जाता है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, उनकी सोच थी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को, चीफ मिनिस्टर सिंध को, जो उसको जाए तो वो लोग जो है वो डूब जाते थे। आज उनको अपनी छत, अपनी जमीन मुफ्त में सरकार उनको टाइटल सर्टिफिकेट दे रही है, उन घरों की खवातीन के नाम पर पक्के घर दे रही है, और आप उसमें भी मजाक उड़ा रहे हो। और चलो एक घर दिखा देना मुझे, कोई इतनी बड़ी बात बोलो, 21 लाख में से एक घर कोई दिखा दे कि किसी गलत आदमी को मिला हो, किसी सिफारिशी को मिला हो, या उसमें कोई एक पैसे की भी कोई हेरा फेरी हुई हो। मैं कहती हूँ पूरी असेंबली हम लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जब क्राइटेरिया बन रहा था कि किसको मिलना है, तो क्राइटेरिया बनने के लिए किसको मिलना है, रेवेन्यू के लोग, फेडरल गवर्नमेंट के लोग, पाकिस्तान फौज के लोग, सबकी एक कमेटी बनी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोजेक्ट था, इसमें वर्ल्ड बैंक के पैसे भी शामिल थे। उनके सारी कमेटी बनी, उन्होंने एक एक बंदे की वेरिफिकेशन की है, और उसमें लोगों के शनाख्ती कार्ड देखे गए, उनके पुराने घरों को देखा गया, फिर इसमें जीआईएस सिस्टम के जरिए उसकी वेरिफिकेशन की गई है, और फिर ये पैसे भी बनने के लिए जो 3 लाख रुपए एक एक घर हाउस होल्ड को दिए गए, ये ऐसे नहीं दिया कि जी कि वो जैसे जिक्र करता कोई फलाना ठेकेदार आएगा और बोलेगा फिर बाद में रेट भी बढ़ा दो, नहीं, उनको खुद को दिए गए कि ये आप हाउस होल्ड हो, आपका घर गिरा है, उनको ट्रेनिंग दिए, घर बनाएंगे कैसे आप, उनको पैसे दिए गए। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे पहले नेपाल में जब ये अर्थक्वेक आया था तो 8 लाख घर बने थे, यहाँ पे 21 लाख घर बनने जा रहे हैं, और इस वक्त भी कुछ 5 लाख घर 100% कंप्लीट हो चुके हैं, कोई 8.5 लाख घरों को पैसे दिए जा चुके हैं,
और टारगेट इनका 1-2 साल में कंप्लीशन का है। तो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपके सूबे में बनने जा रहा है। आप इस पे भी क्रिटिसिज्म करो, मानने के लिए तैयार नहीं हो। हम आपको मनाने के लिए या उनको खुश करने के लिए नहीं कर रहे, हम उन गरीबों के लिए कर रहे हैं जो गरीब ये चीज डिजर्व करते हैं। जो हुकूमतों पे हमेशा नजरें होती हैं कि हुकूमत हमारे लिए क्या करे, हम उन गरीबों के लिए कर रहे हैं। अगर उस प्रोजेक्ट को भी आप लोग जो है उसको तमस्कर उड़ा रहे हो, तो उससे आपके जहन की अक्कासी होती है। और मैं आई मीन इट, जितने एमपीएस बैठे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लें, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप जाना चाहेंगे रैंडमली, मुझे डेट दें, उस डेट पे हम आपको यहां से सवारी भी हम देते हैं और आपको विजिट करके करवाते हैं। और फिर आप जाके देखो कि उन लोगों के चेहरों पे इस वक्त क्या खुशी है, जो बेजमीन लोग थे, जिनके पास छत नहीं थी, जमीन नहीं थी, आज उनके पास चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी और पीपुल्स पार्टी ने उनको छत भी दे दी, उनको जमीन भी दे दी। सर सबसे बड़ा, सब चला रहे के इलेक्ट्रिक, हम भी के इलेक्ट्रिक के लिए चला रहे हैं, हेस्को के लिए चला रहे हैं, सेप्को के लिए चला रहे हैं। सर ये नासिर शाह साहब वाले जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं सोलर का, 2 लाख घरों को, 2 लाख घर नहीं है, 2 लाख फैमिलीज हैं। जो मैं 21 लाख घर बोल रहा था, 21 लाख लोग नहीं है, 21 लाख खानदान है। 21 लाख खानदान समझते हैं ना भाई मेरे, 21 लाख खानदान में कितने लोग होते हैं। इस तरह 2 लाख घरों को ये मुफ्त में सोलर लगा के दे रहे हैं कि उनके लिए लाइफ टाइम उनकी जान छूट जाए बिजली की डिस्को कंपनीज से। और ये नेवर एंडिंग चैप्टर है। पहले साल 2 लाख है, अगले साल 4 लाख होंगे, उससे अगले साल 8 लाख होंगे। हमारी तो पूरी कोशिश इस वक्त गवर्नमेंट की जितनी बड़ी आपकी जो हॉस्पिटल्स है वो सारी की सारी सोलर पे चल रही हैं। मतलब जहां पे आपके एक्सपेंसेस रिड्यूस करने के लिए बड़े बड़े गवर्नमेंट के इदारे अब सोलर पे जो है कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यही सोचे होती है हुकूमत, इस तरह आगे काम करके अपने एक्सपेंसेस को कम करे और हम लोगों को सहूलियत ज़्यादा दें। सर गर्ल्स कैडेट कॉलेज जो हमारे पास पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बनाए, कौन से सूबे में इससे पहले गर्ल्स कैडेट कॉलेज बने हुए थे मुझे बताएं। इस तरीके से बहुत ज्यादा सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आए हैं। उसमें हमारे पास कराची में बड़ी तनकीद हुई। सर कराची पे तनकीद पहले बनती थी, मैं मानता हूं कि पहले कराची के हालात वाकई खराब थे, लेकिन जैसे ही पीपुल्स पार्टी ने, ज़रा हर चीज़ को आप किसी भी चीज़ का तैयार करते हैं तो प्रोजेक्ट बनने में टाइम लगता है। जिस तरह प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपका जो है, पहले कराची में कचरा होता था ना, बहुत ज़्यादा होता था। इस वक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में गवर्नमेंट अरबों रुपए भर रही है कचरा उठाने के लिए। और लोग कह रहे हैं कि जी कराची में कोई कुछ नहीं करा। ये सॉलिड वेस्ट सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स की 2 दिन कचरा ना उठाए, आपको पता चलेगा कि क्या शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट काम कर रही है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रहा है। आपके एम्बुलेंसेस के इशू होते थे, 1122 जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने शुरू किया हुआ है, सिंध भर में 1122 चल रहा है। अब किसी भी, मैंने तो आपकी पार्टी के लीडर को भी 1122 के एम्बुलेंस में देखा था मैंने, भाई असद उमर साहब। तो ये क्या था, ये आप देखें कौन कौन उस फैसिलिटीज को ले रहा है। हमारे एक दोस्त ने कहा कि जी ये सरकारी हॉस्पिटलों की ये रोना पीटते रहते हैं, ये खुद तो वहां पे इलाज नहीं कराते। एक दोस्त ने कहा, ये मैं खुद आपके सामने बैठा हूं सरकारी हॉस्पिटल में, रात को 4 बजे मैंने अपना हैदराबाद में NICVD में, साबिर साहब गवाह है, आप भी गवाह हैं कि रात को मैंने 4:30 बजे जाके NICVD में अपने हार्ट अटैक में अपने 4 स्टंट डलवाए वहां बैठकर। तो हम सारे उसके बेनिफिट ही बैठे हुए। तो हर गरीब के लिए, हर आदमी के लिए, हर अमीर के लिए, पूरे सिंध के हर आदमी के लिए वो फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जिसपे आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप अपने ही फैसिलिटीज को कर रहे हैं। सर बीच में अखबार में भी एक रिपोर्ट आई कि कराची इज नॉट लिवेबल, वर्स्ट सिटीज में कराची का शुमार कर दिया। सर मुझे ये बताएं, अगर कराची लिवेबल नहीं है, जो लोग ने एक प्रोपेगेंडा भी चलता है, काफी चीजें परसेप्शन भी चलती हैं, और जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है उन्होंने क्या क्राइटेरिया दिया वो भी उनको पता होगा। लेकिन कराची अगर लिवेबल नहीं है तो पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए हजारों की तादाद में लाहौर क्यों नहीं जाते, इस्लामाबाद क्यों नहीं जाते, पेशावर क्यों नहीं जाते, कोयटा क्यों नहीं जाते। ये सारा पाकिस्तान कराची में आकर रोजगार के लिए रोज क्यों आ रहा है अगर वो लिवेबल नहीं है। लिवेबल का मकसद क्या है? लिवेबल का मकसद नहीं है कि जी बिल्डिंगें खूबसूरत होनी चाहिए या क्या। लिवेबल का यूटिलिटीज की बात करते हो ना, यूटिलिटीज की सर बात, इस वक्त कराची पूरे पाकिस्तान का ना सिर्फ मुआशी बोझ उठा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ भी पूरा कराची उठा रहा है, सब पूरा सिंध उठा रहा है। आपका पोर्ट
लकीली कहें वो कराची में है। तो जितनी भी इंपोर्ट होती है, जितनी भी एक्सपोर्ट होती है, वो कराची से होती है। जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कराची से होती है, तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का खराब कर रहे हैं आपके ट्रॉलर्स, आपके ट्रक, आपके डंपर्स, तो कराची का बुराई करें। अब उसके बदले में जो सिंध हुकूमत सेस टैक्स लेती है, इस वक्त भी 180 अरब रुपए का सिंध हुकूमत का सेस टैक्स सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ पड़ा हुआ है। जब हमारी बिजनेस कम्युनिटी कराची की और बाकी बिजनेस, उन्होंने कहा नहीं ये सिर्फ ज्यादा है, कम है, ये इस तरह होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए, ये चले गए सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये हुकूमत को लेना चाहिए, हुकूमत को मिलना चाहिए और सिंध हुकूमत का बनता है। फिर चले गए सुप्रीम कोर्ट में। अब 180 अरब रुपए आपका सेल्स टैक्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ है। और क्या वो कराची का हक नहीं बनता कि वो 180 अरब रुपए कराची में खर्च हो? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब भी बैठे हैं, बाकी दोस्त भी बैठे हुए हैं कि भाई आप रोड यहां का इस्तेमाल कर रहे हो, खराब यहां का रोड कर, सिंध भर का आप रोड खराब कर रहे हो, और उसपे जो आप 180 अरब रुपए वो भी आप कोर्ट में जमा कर रहे हो। भाई वो दो इधर तो यहां पे काम हो, और ये कितने सालों से पड़ा हुआ है, ये बहुत बड़े अरसे से फंसा हुआ है। अगर उस टाइम पे काम होता तो आज ज्यादा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका होता। अगर आज भी अगर रिलीज होता है, जो कि कोशिश कर रही है गवर्नमेंट के नेगोशिएशन के जरिए रिलीज करवाए, तो उससे कम काम होगा, आपको कम रोडें बनेंगी। तो ये भाई खुदा के वास्ते हम सबको, चाहे ऑपोजिशन के मेंबर हो, उसको हमने सोचना चाहिए। कराची लिवेबल सिटी के ऊपर हम तनकीदें बैठ के कर रहे होते, ठीक इश्यूज हैं। इश्यूज इसलिए हैं कि आज भी कराची में अगर 2.5 करोड़ या 3 करोड़ की जो भी दावाएं हैं, 3 करोड़ लोग को पानी मिल रहा है ना, किसी तरीके से मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सफाई भी हो रही है, लोग दफ्तरों पे भी जा रहे हैं, स्कूलों में भी जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में भी जा रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे दोस्तों ने बहुत बड़ी बात कर दी कि यार हम दूसरे सूबों में जाके चले जाएं, किसी ने कहा वहां ज्यादा बेहतर काम हो रहा है। ओ भाई, एक मेरी बात सुने सारे दोस्त मेरे, अगर बाकी सूबों के आप समझते हैं कि ज्यादा बेहतर है, तो इलाज के लिए पूरे पाकिस्तान में लोग कराची में क्यों आते हैं इलाज कराने के लिए? जिन लोगों ने रिपोर्टें बनाई और जिन्होंने कहा कि जी कराची लिवेबल सिटी नहीं है, तो उनसे पूछे तो फिर क्या आपने हेल्थ सेक्टर देखा कि पूरे पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर सबसे बेहतर कहां का है? पूरे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट हेल्थ सेक्टर है तो वो सूबा सिंध का है, वो कराची का है, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध बना रही है। सर मैं एक फिगर दे देता हूं, SIUT, एक साल में SIUT में 41,84,690 लोगों ने इलाज करवाया। एक साल में SIUT में 41,84,690 लोगों ने इलाज कराया। सर उसमें मैं सिर्फ वो पेशेंट पढ़ रहा हूं जो सिंध से नहीं थे, जो मैंने लास्ट ईयर भी ये पढ़े थे, इसलिए मैं आज इस बात दोबारा पढ़ रहा हूं। जो लोग सिंध से नहीं थे वो 5,25,228 पेशेंट ऐसे हैं जो सिंध से नहीं थे। जो बाकी सूबों के पेशेंट जिनकी आप तारीफ पुल बांधते हैं, वो यहां इलाज कराने आते हैं। यार अपने सूबों में इलाज क्यों नहीं जाके कराते? वो यहां क्यों आके इलाज? हमें कोई एतराज नहीं है, वो हमारे भाई हैं, ये उनका वतन है, ये उनका पाकिस्तान है, हर कोई आ सकता है, लेकिन उनका इलाज भी आपकी हमारी सिंध हुकूमत करवा रही है भाई मेरे। और जिसमें से 1,77,390 पेशेंट पंजाब सूबे के हैं, बलूचिस्तान के 1,86,958 पेशेंट है, खैबर पख्तूनख्वा के मेरे भाई सेहत कार्ड, खैबर पख्तूनख्वा के 1,17,769 पेशेंट खैबर पख्तूनख्वा के, जिनको आपने सेहत कार्ड दिया था कि वहां इलाज कराएंगे, वो यहां जाके इलाज कराते मेरे भाई। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान के 14,000, AJK के 9,000, लंबी लिस्ट है। फिर एक अब्दुल कादिर शाह मेडिकल इंस्टीट्यूट गंबट, 27,36,802 पेशेंट ने इलाज करा एक साल में। सोचे लिवर और लंग्स का ट्रांसप्लांट के लिए जब बीमारी होती है तो लोगों की क्या हालत होती होगी। हम तो कहते हैं ना हुकूमत करती क्या है? ओ भाई हुकूमत मैं कह रहा हूं कुछ भी ना करे, कुछ भी ना करे, सिर्फ लोगों को सेहत की मुफ्त सहूलियत दे दे, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। जान है तो जहान है। मैं बाकी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, आप बाकी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। और वो हुकूमत वाहिद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, और कोई हुकूमत ये नहीं करती कि आपको मुफ्त में ये सहूलियत प्रोवाइड की हुई है, कोई हुकूमत नहीं करती। बाकी दावे करते हैं ये हुकूमत इसलिए काम करके दिखा। फिर मैंने आपको बताया जी SIUT
27 लाख लोगों ने इलाज करवाया। पंजाब से कितने आए भाई? ऑपोजिशन लीडर साहब आपको बता रहा हूं, आप बहुत मैं आपको बताना लाजमी है। पंजाब से अब्दुल कादिर शाह मेडिकल इंस्टीट्यूट गंबट में 2,18,944 लोगों ने इलाज करवाया। हमारे पंजाब के भाइयों ने आके सिंध के खैरपुर हॉस्पिटल कराया, जिनके पास बड़े बड़े दावे हैं कि उन्होंने तो उनके बहुत अच्छी जगह है ना। इस तरह बलूचिस्तान के फिर खैबर पख्तूनख्वा के मेरे भाई भी आए गंबट में इलाज कराने। कितने? 1,09,472 लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा के यहां पे इलाज करवाया। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, जो हमारी SIU टीम है ना, मैं एक चीज भूल गया कॉलम को स्पीकर साहब, 15,597 लोग अफगानिस्तान से भी आए इलाज करवाने के लिए SIU टीम में। फिर NICVD 13,87,584 लोगों ने इलाज करवाया साल में, जिसमें पंजाब के थे 35,251। जो दिल के अमराज में लोग थे वो 35,000 लोग सिंध में आए इलाज कराने मुफ्त में, क्योंकि यहां पे मुफ्त में इलाज हो रहा है और अच्छा इलाज हो रहा है। वहां पे हॉस्पिटल होंगी, प्राइवेट हॉस्पिटल होंगी। हाँ, वहां पे पंजाब में हॉस्पिटल होंगी, प्राइवेट हॉस्पिटल होंगी, ज्यादा पैसे लेती होंगी, वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे। तो उन्होंने कहा यार इस पूरे धरती वतन पे, मेरे अपने मुल्क में कौन जहां में मुफ्त इलाज हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि यार ये सिंध में हो सकता है। इसी तरीके से बलूचिस्तान से भी 1,07,000 लोगों ने करवाया। खैबर पख्तूनख्वा से भी दिल का इलाज कराने के लिए 16,004 अफराद आए कि मैं सिंध से अपना इलाज कराने असेंबली का इजलास जारी है, शर्जील मेमन का इजहार ख्याल जारी है। एक मरतबा फिर आपको सिंध असेंबली लिए चलें जहां पे इजलास जारी है। शर्जील इनाम मेमन इजहार ख्याल कर रहे हैं। जनरल असलम बेग साहब है, जैसे कि मैं आपको आर्मी चीफ। ये ऑडियो अगर आप पहले दे देते तो हम स्क्रीन पे चला रहे थे, इसको आप समझ में नहीं आ रहा, इसको बंद कर दें। बंद चले, आप बता सकते हैं इसको तो ब्रीफ। जनरल असलम बेग साहब क्या कह रहे हैं? जनरल असलम बेग साहब क्या कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान पे भारत और इसराइल प्लानिंग कर रहे थे कि पाकिस्तान पे कि एटमी तंसीबात पे कोई अटैक होगा, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद ने, एक खातून दिलेर वजीर आजम ने किस तरीके से वहां पैगाम भेजा, और फिर कौन सा मुल्क बीच में आया और कहा कि पाकिस्तान का मूड बिल्कुल खराब है। ये जुर्रतमंदाना फैसले, ये हिम्मत, ये हम नहीं कह रहे, ये साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल असलम बेग साहब जो आज भी हयात है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा। तो सर मेरा मतलब हमारी पार्टी का मुकाबला किससे करेंगे? उस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस जंग में भी जिस तरीके से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा वो लड़ रहे थे, और जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस बार भी दुनिया में जाके पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, या सैलाब में जो उनका रोल था, फिर वो नौजवान शख्स जिसने कहा कि बुचर ऑफ गुजरात इज द बुचर ऑफ कश्मीर, और फिर भारत में बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी ने उनकी हेड मनी रखी, उस हेड मनी के बावजूद वो फॉरेन मिनिस्टर भारत में जाता है, जिस मुल्क ने उसके ऊपर हेड मनी रखी है, वो वहां जाके फिर कश्मीर की बात करता है, फिर पाकिस्तान की बात करता है। किससे मुकाबला करेंगे सर? तो वो कहते हैं कि जी फर्स्ट नंबर पे भी आप हैं, सेकंड नंबर पे भी आप हैं, थर्ड नंबर पे भी आप हैं, फोर्थ नंबर पे भी आप हैं। जो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन और ये 18th अमेंडमेंट और फिर ये 22 बेशतर प्रोजेक्ट्स, सूबाई खुद मुख्तारी, NFC अवार्ड मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने दिए, किससे मुकाबला करेंगे इनका? आप अपने पावर्स, यहां पे छोटे से पावर्स पे हम लोग लड़ पड़ते हैं बैठ के। सदर पाकिस्तान अपना पूरे पावर दे रहा है, डेलीगेट कर रहा है पार्लियामेंट को, इतना बड़ा दिल गुर्दा, किससे इनका मुकाबला करेंगे? कौन है उनके मुकाबले में? तो सर पीपुल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह वो पार्टी है जिसने हमेशा जो है वो पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ जान के नजराने दिए लीडरशिप ने, और पूरे पाकिस्तान में कोई एक खानदान नहीं है, पूरे का पूरा खानदान मार दिया गया हो, पूरे का पूरा खानदान शहीद कर दिया गया हो। एक लीडरशिप ने बताया ना, किससे मुकाबला करेंगे? नहीं मुकाबला कर सकते। सर हमारे पास यहां से कुछ तकारीर हुई, कुछ बातें हुई, मैं कोशिश करूंगा कि एडिटेड वर्जन पेश करूं आपको। तो देखें सर, ब्लेम गेम बुरी बात। अच्छा मैं आपको बताऊं एक बात,
अब मैं थोड़ी इनफॉर्मल, या मेरा अली खुर्शीदी भाई जो है ना, ये कामयाब हो गए। वो कैसे कामयाब हो गए? मैं थोड़ी उसको थोड़ा लाइटर नोट में लीजिएगा। एमक्यूएम की तरफ से ना मुख्तलिफ बयान आते रहे हैं हमेशा ना, कभी इनकी लीडरशिप देती है, मैं हमेशा वो बयान इग्नोर करता हूँ टीवी पे। मुझे कभी पूछा तुम जवाब बयान क्यों दे रहे हो, मैंने कहा यार वो आपको एंगेज करना चाह रहे हैं, आप एंगेज क्यों हो रहे हो? आप एंगेज नहीं हो। मैंने कहा उनकी वही चाहते ही है कि आपको एंगेज कर, कोई ऐसी बयान दे देते हैं अचानक कि ये कर देंगे, वो बना देंगे, ये बना दो, इसको अलग कर दो, उसको ये कर दो। मैं जवाब मैंने कहा अगर आपको जवाब देंगे तो आप उनकी पिच पे खेल रहे हो। इस बार अली खुर्शीदी भाई आपने जो आप चाहते थे वो हो गया काम, हम एंगेज हो गए आपके साथ। सर एंगेज करने की जरूरत ही नहीं है। वो पब्लिक में जब ये भी जाएंगे, ये भी अपनी कारकर्दगी लेके जाएंगे, जब हम भी जाएंगे हम अपनी कारकर्दगी लेके जाएंगे। इस इलेक्शन में भी सबकी कारकर्दगी सबके सामने आ गई, तो हम इनको एंगेज नहीं करेंगे। हम ना ही मतलब बड़ी बातें हुई, मैं कोशिश रिपीट नहीं करूँगा। किसी ने कहा कि जी पीपुल्स पार्टी ने वो रहमान डकैत और उज़ैर बलोच तक के नाम आ गए। मैं उसका बता दूं सर कि उज़ैर बलोच गिरफ्तार हुआ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के दौर में, रहमान डकैत पुलिस मुकाबला हुआ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के दौर में। पीपुल्स पार्टी के दौर में पुलिस मुकाबला, और पुलिस ने मारा, किसी और ने नहीं मारा था। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जिंदगी में कभी हथियारों की सियासत नहीं की है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कभी जिंदगी में जो है इस तरह की सियासत नहीं, नफरतों की सियासत नहीं की। हम तो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर। और आज भी इन्होंने बात कही कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब 90 आए। यस, प्रेसिडेंट साहब 90 आए, वो आपके शौदा कब्रिस्तान पर भी गए और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये कोलेशंस नस्लें दल नसर चलते रहें, और वो नेक नीति के साथ आए थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी प्रेसिडेंट साहब की नेक नीति के साथ आए हुए थे। लेकिन फिर उस वक्त इनकी पार्टी में वो छोटी छोटी बातों में पता नहीं कभी 2 रुपये पेट्रोल का प्राइस बढ़ गई तो भाई हुकूमत से अलग हो गए, और फिर अब यहाँ पे वो 150 रुपये बढ़ गई तो भी हुकूमतों में बैठे हुए। लेकिन और हर हुकूमत में माशाल्लाह होते हैं, अच्छी बात है कि हर हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए पहुंचते हैं, उनकी मदद करने के लिए पहुंचते हैं। रेस्क्यू 11 2 है ये, हर हुकूमत को जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी हमें पहुंचते हैं। हमारे एक दोस्त ने बात की यहाँ पे कि भाई लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और ARD बनी थी। यस, लंदन में जब बनी थी ARD बनी थी ना। हाँ, ARD क्या था उसका लंदन में? नहीं क्या कोई और नाम था, मिसाल के सामने था। जो इमरान खान साहब भी थे वहाँ पे, नवाज शरीफ साहब भी थे, और शहीद बीबी भी थी। ARD चलो ARD बनी। उसमें इमरान खान ने कहा कि मैं इस शर्त में आऊंगा कि एमक्यूएम के साथ कोई अलायंस नहीं करेगा। इमरान खान ने कहा। बीबी शहीद ने कहा कि नहीं, ये हम साइन नहीं करेंगे, इस शिक को शामिल नहीं करेंगे, हम फ्यूचर में एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं और हम करेंगे। और फिर वो इसी इमरान खान ने कर लिया जिसने उस वक्त एग्रीमेंट किया था। जब उसकी बाद में हुकूमत उसने कर लिया, लेकिन पीपुल्स पार्टी ने तो हमेशा दरवाजे खुले रखे हैं, क्योंकि ये हमारी सर हमने साथ रहना है, साथ जीना है, साथ मरना है। एक मोहल्लों में रहते हैं, रिश्तेदारियां हैं आपस में। तो आपको ये नहीं सोचता कि यार सिंधी कोई उर्दू स्पीकिंग में रिश्ता नहीं करेगा, उर्दू स्पीकिंग सिंधी में रिश्ता नहीं करता। ये कम्युनिटी जो मिल गई है, तो ये सिर्फ सोच जो है ना। और सर सारा दिन हम कौन सोचता है? आप अपने दफ्तर में बैठे होते हैं, आपके दफ्तर में चाहे आपके जाती दफातर हो चाहे आपके सरकारी दफातर हो, आप सारे दफ्तर में यही सोचते रहते हैं, ये करते रहते हैं। या कभी सोचते हैं यार ये उर्दू स्पीकिंग से मैं बात कर रहा हूँ या सिंधी स्पीकिंग से बात करता हूँ या पंजाबी स्पीकिंग से बात करता हूँ या पठान से बात करता हूँ? ये हमारी सोच है ही नहीं। हाँ, कुछ लोगों का सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए सोच को उजागर करना है, रोज माचीज की तीली डालनी है, वो अलग बात है। लेकिन ये सोच हमारी है ही, और हम वैसे हमारे भाई हैं, इनको हम अकोमोडेट करेंगे, इनको कामयाब करेंगे। लेकिन इस सोच में इनको हम कामयाब नहीं करेंगे कि यहाँ पे हम किसी की डिवीजन करें, हम आपस में खुदा न खास्ता कोई नफरत सियासत करें। हम भाई थे, हम भाई हैं, हम भाई रहेंगे। हम आपके साथ पहले भी थे, फ्यूचर में भी अगर हमें आपके साथ काम करना होगा 100 दफा करेंगे। आज भी कर रहे हैं, और गलत फहमियाँ होती रहती हैं, शिकायतें शकूत होती हैं, उसके तरीके बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। हम बेहतर तरीके से बैठ के भी बातचीत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे रिएक्शन दे के लड़ाई झगड़े में करें। पॉइंट वैसे मैं बहुत लिख कर आया था, लेकिन वो सारे पॉइंट आज मैं आपको पढ़ा लूँगा। जो पॉइंट मुझे करने तक की वो बोल नहीं रहा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाअल्लाह। सिंध असम्बली का इजलास जारी है। शर्जील इनाम मेमन इसारे ख्याल कर रहे थे। कहा कि नासिर शाह ने 2 लाख घरों के लिए सोलर सिस्टम फराहमी का मंसूबा शुरू किया। पाकिस्तान की पहली EV बसें सिंध में लाई गई। आज दीगर सूबे क्रेडिट ले रहे हैं। कहा गया कि पीपल्स पार्टी ने आवाम की खिदमत में जानों का नजराना पेश किया है। पिंक बस सर्विस भी पाकिस्तान और खित्ते की पहली बस सर्विस है। हथियारों की सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं की।
सिंध असम्बली का ये इजलास शर्जील इनाम मेमन इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि नासिर शाह ने 2 लाख घरों के लिए सोलर सिस्टम फराहमी का मंसूबा शुरू किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।